आगे सही। ठीक है, तो देखिए कल हमने न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। तो उनको हम एक पहले समराइज कर लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, वो एक जगह पे कर लें ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसान हो जाए। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे विटामिन कौन कौन से पढ़े थे। विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन थे। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या थे? बी कॉम्प्लेक्स और सी, है ना। तो पहला विटामिन आपका देखिए क्या था, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इन रोग की लिस्ट में आप लिस्ट ही हम सिर्फ एक जगह कर रहे हैं, बाकी आप पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था विटामिन ए, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? पहला बताया था नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा जीरोप्थेल्मिया, ध्यान है ना आपको। तो पहला क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा जीरोप्थेल्मिया। ये दो डिजीज जो थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो शाम के बाद अंधेरे में दिखाई देना कम हो जाता है। ये शिकायत जो है उन सभी में होती है जिनमें विटामिन ए कम होता है, यानी रॉड सेल्स का विकास ठीक प्रकार से नहीं होता। उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। दूसरी डिजीज़ कौन सी बताई थी? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया के बारे में बताया था कि जब आँखों में काइटिन का जमाव होने लगता है बाहरी लेयर पर, तो जो ऑप्थेल्मिक लेयर बाहरी कॉन्जेक्टिवा है आँख की लेयर, उसमें काइटिन के जमाव के कारण घर्षण लगातार जब पलकों के चलने से होगा तो ब्लीडिंग होने लगती है। उसको जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं, जिससे ब्लाइंडनेस या अंधेपन की शिकायत होती है। ठीक है ना। तो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया ये दो प्रमुख बीमारियां हमने पढ़ी थी। ठीक, उसके बाद फिर विटामिन कौन सा था? सेकंड विटामिन बी है। विटामिन बी में आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी के बारे में हमने बताया था। B1 की कमी से जो बेरी रोग होता है उसमें मसल्स और नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं। शरीर की कार्य करने की, पेशियों की कार्य करने की क्षमता और तंत्रिकाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, संवेदनाओं को भेजने की क्षमता धीमी हो जाती है या कम हो जाती है। उसको बोलते हैं बेरी। और इसी B1 की कमी से अगर बर्ड्स में हम देखते हैं कि पक्षियों में उड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और साथ में पक्षियों में तंत्रिकीय संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। उसको बोलते हैं पॉलीन्यूराइटिस। ठीक है। इसके बाद सेकंड विटामिन है विटामिन B2, जिसकी कमी से हमने कल क्या बताया था कौन कौन सी डिजीज होती हैं? विटामिन B2 याद है? राइबोफ्लेविन, हाँ, इसको लैक्टोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन भी कहते हैं। किसमें होता है ये? लैक्टोज मिल्क में होता है, तो मिल्क में पाया जाता है या एग में पाया जाता है। तो एग में पाए जाने के कारण उसको ओवोफ्लेविन कहते हैं, मिल्क में पाए जाने के कारण लैक्टोफ्लेविन कहते हैं इस विटामिन को। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है। इसकी कमी से क्या शिकायतें होती हैं? कीलोसिस, ये कॉर्नर्स का, होंठों के कॉर्नर्स का फटना कहता है कीलोसिस। दूसरा क्या बताया था? ग्लोसाइटिस, जीभ में जलन, फफोले पड़ना, जीभ में त्वचा का खुरदरा हो जाना। और तीसरा क्या था? कीरेटाइटिस, जो डर्मिस है शरीर की बाहरी जो त्वचा एपिडर्मिस, इसमें काइटिन का जमाव, जिससे झिल्लियाँ
जो बाहरी एपिथेलियम है वो स्केल्स लाइक सिकुड़ी सी परतदार हो जाती है। आँखों का मतलब त्वचा का फटना कह सकते हैं, और आँखों में रेडनेस या आँखों का लाल होना, ये शिकायतें हैं। तो इनको आप क्या क्या बताया? कीलोसिस, होंठों के कॉर्नर्स का फटना, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो समस्या है वो है त्वचा का फटना, ठीक है। उस कीलोसिस को हम लोग डर्मेटाइटिस या ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। मेन क्या है? त्वचा का फटना। जब त्वचा होंठों के कॉर्नर पर फटे तो कीलोसिस, जब त्वचा बाहरी वाली त्वचा फटे शरीर की वो डर्मेटाइटिस, और जब जीभ की में फफोले या जीभ की त्वचा में इन्फेक्शन और फटने की शिकायत आए तो वो है ग्लोसाइटिस, ठीक है। तो B2 की कमी से होने वाले रोग है, ठीक है। फिर तीसरा विटामिन कौन सा है? विटामिन B3, जिसकी कमी से क्या मुख्य बात डिजीज बताई थी? एल्जाइमर्स नहीं बताया था। एल्जाइमर्स तो एक लंबे समय तक बी कॉम्प्लेक्स की कमी से है। पॉलीन्यूराइटिस आपको हमने बताई थी B1 की कमी से। B3 का नाम क्या है? निकोटीनिक एसिड की कमी से डर्मेटाइटिस, ठीक है। 3D सिंड्रोम किसमें था? 4D सिंड्रोम, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, है ना? ये भी था ना? ये किसकी कमी से था? B3 की कमी से। B3 की कमी से सामान्य भाषा में अगर आपको पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो त्वचा पर त्वचा में दाद या खुजली या त्वचा में इन्फेक्शन का खतरा, ठीक है, उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था? 4D सिंड्रोम, ठीक। क्या क्या था? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ठीक है। त्वचा में दाद खुजली होना, ये क्या कहलाता है? क्या? देखिए, ये फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब स्किन रफ और टोटली हो जाती है। ऊपरी स्किन में जो आयरी लेयर है और नई जो सेल्स हैं वो शरीर के बाहरी सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं। जब आउटर प्रोटेक्टिव लेयर आपकी डैमेज होती है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम प्राइमरी स्टेज जो विटामिन की कमी से हो रही है वो है डर्मेटाइटिस। फिर जिस तरह का इन्फेक्शन होगा वो उस तरह की डिजीज़ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी में पड़ेगी, ठीक है। तो समांतर पर त्वचा में दाग, ठीक है। और डायरिया बताया था जब शरीर में जल का अवशोषण कम होता है तो वो पानी लूज मोशन के रूप में निकल जाता है। जब पानी की कमी हो जाती है, साइड की कमी हो जाती है तो मानसिक स्थितियाँ बिगड़ती हैं, उसको बोलते हैं डिमेंशिया, ठीक है। अनियमित मानसिक स्थिति, भूलने की स्थितियाँ और सोचने समझने की क्षमता में कमी, डिमेंशिया, और लंबे समय तक स्थिति के कारण डेथ की भी शिकायत होती है, ठीक। उसके बाद विटामिन B5 की कमी से, B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक एसिड, इसकी कमी से क्या था? बालों का सफ़ेद होना, ठीक है। व्हाइटनेस इन हेयर, ठीक है, बालों का सफ़ेद होना, ये विटामिन B5 की कमी से होने वाली सामान्य शिकायत है। और आप देखते होंगे नई पीढ़ी में ये बहुत बड़ी शिकायत आ रही है। इसका मतलब है कि डाइट में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं और इस कारण से बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी समस्या होती है ये विटामिन B5
आपके न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है, ठीक है। तो B5 अगर कम होगा तो सोचने समझने की क्षमता घटेगी, उससे क्या होती है, मंद बुद्धि, ठीक है ना। क्या होती है, मंद बुद्धि की भी दिक्कत होती है न्यूरॉन्स में। क्या यही स्थिति लंबे समय में नहीं, एल्जाइमर्स और मंद बुद्धि में अंतर है। हमने बताया था कि देखिए जहाँ जहाँ पर जो विटामिन न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, B1 है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं डिमेंशिया कर रहा है, B3 है, ये भी न्यूरॉन्स की ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है, B5, B12 है, ये सब बी कॉम्प्लेक्स हैं। बी कॉम्प्लेक्स अगर ओवरऑल डाइट में कम है तो भूलने की शिकायत जो देखने को मिलती है, उसका कारण होता है जो प्रोटीन्स हैं शरीर के ब्रेन में, न्यूरॉन्स के प्रोटीन, वो फोल्ड होने लगते हैं, और फोल्ड होने के साथ उम्र बढ़ने के साथ में उनकी फोल्डिंग होते रहने के कारण लंबे समय में भूलने की शिकायतें शुरू हो जाती हैं, डीजनरेशन शुरू होता है ब्रेन की सेल्स का, वो एल्जाइमर्स है। लेकिन हम प्राइमरी अवस्था में ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी में मेमोरी लॉस की शिकायत देखने को मिलती है, क्षमता में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो B5 हो गया। B6 का नाम क्या था, ठीक है। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन के बारे में बताया था कि ये RBC के निर्माण में सपोर्ट करता है, ठीक है। और अगर ये कम होगा तो RBC कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, इससे क्या होगा, एनीमिया, ठीक है। और क्या है, एनीमिया तो हो गया विटामिन B6 की कमी से, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है। तो एनीमिया एक कॉमन डिजीज़ है जिसमें शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण विटामिन की सहायता से होता है। तो B6 सहित अन्य भी विटामिन हैं जो अलग अलग तरीके के एनीमिया उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एनीमिया शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी किन किन परिस्थितियों में होती है उसके अनुसार एनीमिया के नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो आपको कल हमने 2 तरह के एनीमिया बताए थे, एक पेरिनीशियस एनीमिया, दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो पेरिनीशियस एनीमिया था विटामिन B12 की कमी से, अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी से, ठीक है ना। तो उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एनीमिया के अलावा त्वचा रोग या स्किन डिजीज भी B6 की कमी से होती है, ठीक। अगला विटामिन कौन सा है, विटामिन B7। B7 का नाम क्या बताया था, बायोटिन, ठीक है। और बायोटिन का फंक्शन क्या था, आपको अगर ध्यान हो कि बायोटिन शरीर में जो कोइनेम्स की तरह काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन के माध्यम से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर उसकी कमी से क्या होगा, वीकनेस, यानी शरीर में एनर्जी लेवल की कमी, कार्य करने की क्षमता में कमी। और कभी कभी हम देखते हैं कि लंबे समय तक अगर ये स्थितियाँ बनी रहती हैं तो शरीर में दर्द, जब एनर्जी लेवल कम होगा तो शरीर में दर्द होगा, थकावट होगी, कमजोरी होगी, ठीक है। और बालों का गिरना, और साथ साथ में लकवा या पैरालिसिस की शिकायत भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या क्या बताया हमने, हेयर फॉल, पैरालिसिस और वीकनेस, थकावट, लकवा और बालों के गिरने की शिकायत विटामिन B7 की कमी से, ठीक है। तो आप अगर विटामिन बैलेंस है तो वीकनेस से बच सकते हैं, हेयर लॉस से बच सकते हैं। पैरालिसिस तो लंबे समय तक ये स्थितियाँ बनी रहने पर आती है, बहुत जल्दी नहीं आती। न्यूट्रिशन आपका बराबर ना हो, ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा विटामिन B7 तब पैरालिसिस की स्थितियाँ आती हैं, सामान्य स्थिति में नहीं होती। अब पैरालिसिस कब होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन B7 आपके एनर्जी लेवल को इतना कम कर दे रहा है कि आपका जो हार्ट है
उसको एनर्जी चाहिए, मसल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। शरीर में जब सेलुलर रिस्पायरेशन धीमा हो जाएगा या रुक जाएगा तो आपका एनर्जी लेवल घटेगा। शरीर में एनर्जी लेवल घटेगा तो बॉडी का जो सामान्य है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है वो हार्ट के एनर्जी लेवल से चल रहा है। हार्ट की मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, कम करेगा तो लो ब्लड प्रेशर, ज़्यादा करेगा तो हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में इस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, पैरालिसिस की शिकायत होती है। तो पैरालिसिस उसका सेकेंडरी साइड इफेक्ट है, डायरेक्ट वो एनर्जी लेवल को ही डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B12, है ना। B12 के बारे में क्या बताया था आपको, साइनोकोबालेमिन, है ना। साइनोकोबालेमिन की कमी से पेरिनेसियस एनीमिया बताया था। और फोलिक एसिड की कमी से बताया था कौन सा एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। पेरिनेसियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिनेसियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दोनों में अंतर ये है कि ऐसी स्थिति जब आरबीसी सामान्य आकार से बड़ी हो जाए, ठीक है, उसका सामान्य आकार है मान लीजिए ये, और वो आकार में बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम है, ठीक है, और आरबीसी ज़्यादा बड़ी बनाती मान लीजिए इस साइज में, तो इस तरह से बहुत सारी आरबीसी इसमें आ जाएंगे ना। अब ये आरबीसी आकार में बड़ी हो गई लेकिन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उतना ही है, तो आरबीसी ज़्यादा जगह घेर लेंगी और हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए क्योंकि आरबीसी आकार में बड़ी हो गई, ठीक है। तो सही ब्लड वेसल्स के अंदर स्पेस फिक्स उतना ही जगह है और कम उतनी जगह पर आरबीसी की संख्या घट गई, उस कारण से हीमोग्लोबिन भी घट गया, तो हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया कहलाती है। आरबीसी जब बड़े आकार की होने के कारण शरीर के ब्लड वेसल्स के अंदर स्पेस को घटा देती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ नहीं पाती, आरबीसी की संख्या कम रहती है, इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा भी उतनी ही संख्या में बनी रहती है, ज़्यादा नहीं हो पाती, वो स्थिति कहलाती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगा यानी बड़े आकार की सेल्स के बन जाने के कारण। फिर पेरिनेसियस एनीमिया क्या होता है कि ये आरबीसी शुरू में न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, न्यूक्लियस का आकार आरबीसी में शुरू में बड़ा होता है, जब धीरे धीरे विभिन्न प्रोसेस के द्वारा ये सेल्स एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ब्लड फॉर्मेशन की, ब्लड के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम देखते हैं, बोन मैरो में ये प्रक्रिया चलती है। तो आरबीसी बोन मैरो की जो सेल्स हैं उनसे टूट करके या विभाजित होकर के बनने वाली न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, जो बाद में न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस जो स्पेस घेर रहा था उस जगह पर वो जगह कम, न्यूक्लियस के विलुप्त हो जाने के कारण जगह खाली हो जाती है, उस कारण से उस आरबीसी के अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो जाता है। जब न्यूक्लियस था तो जगह वो घेरे हुए थे, हीमोग्लोबिन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में था, तो कम हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो पा रहा था, आरबीसी के मैच्योर होने के कारण ज़्यादा हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो पाता है। लेकिन अगर विटामिन B12 कम है तो क्या होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन इकट्ठा तो होता है लेकिन न्यूक्लियस विलुप्त नहीं हो पाता, डिजेनरेट नहीं हो पाता, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति कहलाती है पेरिनेसियस एनीमिया। दोनों में अंतर समझ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाली डिजीज। फिर उसके बाद आपके इस चार्ट में विटामिन सी आएगा ना, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग में स्कर्वी है, मालूम है आपको, विटामिन सी, इसी कमी से
स्कर्वी एक कॉमन डिजीज है ना। स्कर्वी में हमें कल बताया था उसके सिम्टम्स क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, और शरीर में जो मसल्स जबड़े में पाई जा रही हैं उनमें कमज़ोर होने के कारण दांतों की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाने से दांतों का गिरना और ब्लीडिंग की शिकायत माउथ में हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, स्कर्वी। फिर इसके बाद अगर विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक, उसके नाम से याद रहेगा। उसके बाद कौन सा है चौथा, विटामिन डी। विटामिन डी की अगर शिशु अवस्था में कमी है तो रिकेट्स, और वयस्क अवस्था में कमी है तो ऑस्टियोमलेशिया की शिकायत होती है। ये कॉमन डिजीज है, ठीक है। कमी अगर शिशु अवस्था में है तो पैर की अस्थियां तिरछी हो जाती हैं शरीर का वजन बढ़ने के कारण, और ये जो पसलियां हैं वो भी चपटी हो जाती है। बच्चे उल्टे लेटते हैं, सीधे लेटते हैं ना, तो जब बच्चे उल्टे लेटेंगे तो पूरे शरीर का भार पसलियों में पड़ेगा। पसलियाँ क्या है, अगर कैल्शियम कम है तो लचीली हैं तो टूटेंगी तो नहीं, लेकिन दब जाने के कारण हम लोग का जो केस है ये आपका वो ये जो आपका चेस्ट वाला थोड़ी केस है जिसमें चेस्ट के अंदर लंग्स स्थित है, तो ये वाला भाग आपका सामान्य तौर पर ऐसा कर्व होता है, थोड़ी केस इस तरह का होता है, ठीक है। जब लोड पड़ेगा तो ये स्थिति, अभी सामान्य स्थिति में तो स्थिति ये है, और बाद में क्या होगा, ऐसे पसलियाँ कैसी जाती हैं, दबने के कारण चपटी हो जाती है। और ऐसे पैर जो है सामान्य तौर पर जब पैरों पे लोड पड़ेगा तो पैर कैसे हो जाते हैं, हल्के से पैर तिरछे हो जाते हैं ज़्यादा। घुटने से फीमर बोन तिरछी हो जाती है कि सर वो ये सभी बोन्स सारी बोन तिरछी लोड पड़ता है तो पैर, मतलब वैसे नीचे वाली बोन जो है टीबियो फिबुला वो ज़्यादा तिरछी होती है। फीमर अपेक्षाकृत थोड़ा सा मजबूत बोन है, तो फीमर की अपेक्षा टीबियो फिबुला नीचे वाली जो बोन है ना, फीमर हल्की कर्व होती है लेकिन टीबियो फिबुला में ज़्यादा जो है कर्व रहता है। तो ऐसे बच्चों को ये शिकायत कभी भी आप देखेंगे आर्मी में जब टेस्ट होते हैं तो उनको टेस्ट में पहले पैर देख करके ही निकाल दिया जाता है। मालूम है कि ऐसे बच्चे तेज़ नहीं दौड़ पाएंगे तो सबसे पहले पैर देखते हैं, उनके पैर अगर अच्छे हैं तो फौज, पुलिस या इस तरह की जितने भी जो है भर्तियाँ होती हैं उनमें इसको चेक करके और उन बच्चों को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। और ये बचपन में होने वाली जो शिकायत है रिकेट्स, फिर एक बार पैर तिरछे हुए तो कभी सीधे नहीं हो पाते, लेकिन वयस्क अवस्था में कैल्शियम की कमी जब होती है तो बोन्स का विकास हो चुका होता है, लेकिन कैल्शियम जब कम हो जाता है तो बोन्स में भंगुर हो जाने से, फ्रेगाइल होने के कारण टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अंदर जो मजबूती है वो कैल्शियम के कारण है, कैल्शियम का अवशोषण कम भी करा रहा है, तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया की शिकायत वयस्क अवस्था में होती है, शिशु अवस्था में रिकेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, विटामिन ई, ठीक। इसकी कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी या नपुंसकता की शिकायत, जर्म सेल्स का निर्माण धीमा हो जाता है, और जर्म सेल्स का निर्माण धीमा होने से शरीर की जनन शक्ति कम हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रक्रिया जिससे स्पर्म और ओवा बनते हैं वो धीमी हो जाती है, और उससे स्टेरिलिटी की शिकायत देखने को मिलती है। और उसके बाद विटामिन के, कौन सा, विटामिन के। तो विटामिन के का नाम आपको मालूम है, एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं ना इसको, एंथोक्विनोन को क्या बोलते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन। तो ये विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, ठीक है। तो रक्त का थक्का अगर विटामिन कम है तो नहीं बनेगा, ठीक है।
तो उसे क्या बोलते हैं? डिले ब्लड क्लॉटिंग देर से होती है या धीमी होती है, ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के क्लॉटिंग हाँ धीमी धीमी होती है, ठीक है भाई। कोई विटामिन पूरी तरह से नहीं खत्म हो जाता है। विटामिन बहुत सारे ऐसे हैं जो शरीर में अपने आप बनते हैं, तो डाइट में अगर नहीं मिल रहे तो कुछ विटामिन हमारा शरीर खुद बना लेता है, लेकिन वो कम होते हैं। कम होने के कारण क्लॉटिंग की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, देर से ब्लड क्लॉट करता है, थक्का बनते समय जो समय लगता है उस दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो ये आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक। दूसरा ये जो चार्ट बना है वो है मिनरल्स का। ठीक, मिनरल्स में हम लोग इन मिनरल्स को शरीर की आवश्यकता के आधार पर जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है उनको माइक्रो एलिमेंट्स, और जिनकी बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है उनको ट्रेस एलिमेंट्स में विभाजित कर देते हैं। तो ये मिनरल्स भी हमारी डाइट का उतना ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं जितने कि डाइट में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या वाटर, ठीक है ना? तो अगर ये मिनरल्स कम होंगे तो शरीर की बहुत सारी जो मेटाबॉलिज्म है वो इन पर आश्रित है, वो अपने आप धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी, ठीक है? तो वैसे तो इनकी बहुत अल्प मात्रा चाहिए होती है, लेकिन अल्प में भी कुछ अत्यंत अल्प मात्रा उनको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट, और वैसे हैं माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है? तो माइक्रो एलिमेंट्स के अंतर्गत जो प्रमुख मिनरल्स हैं वो क्या है? ये फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और आयोडीन, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है। पहला क्या है आपका? पहला एलिमेंट क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस से क्या बनता है? एटीपी और एटीपी, यानी जितने एनर्जी कंपाउंड हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, सब एनर्जी कंपाउंड फास्फोरस से ही बनते हैं। कितना महत्वपूर्ण है? अगर फास्फोरस कम है डाइट में तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी। जो भी भोजन का विखंडन हुआ उससे बनने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होती है, और एटीपी का निर्माण फास्फोरस की सहायता से होता है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा काम क्या है? आपने कभी न्यूक्लिक एसिड देखा होगा? तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये क्या है? शुगर। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए साइटोसिन, ठीक है? और इसके साथ फास्फेट जुड़ा होता है, ठीक है? ये है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? और ये है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कब होता है? जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट जुड़ता है, ठीक है? और फास्फेट अगर ना जुड़ेगा तो जो न्यूक्लिक एसिड की चेन है वो नहीं बनेगी। न्यूक्लिक एसिड की चेन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन से बनती है। एक न्यूक्लियोटाइड है ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड शुगर और ये ग्वानिन है, नहीं थायमिन है ये, और उसके बाद यहाँ पर क्या है? फास्फेट। तो 1, 2, 3, 4 और 5th पोजीशन पर ऑक्सीजन, 5th पोजीशन से ये फास्फेट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से लगातार सभी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का काम फास्फेट करता है। यानी हमारा डीएनए और आरएनए ये फास्फोरस के बिना नहीं बनेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल के निर्माण में और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, दोनों में हमारा ये फास्फोरस काम करता है। सही दिख रहा है? ठीक है, याद रहेगा आपको फास्फोरस का फंक्शन, ठीक है?
और ये फास्फोरस हमें मिलता कहाँ से है? भोजन में। अब इनके स्रोत हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन कुछ स्रोत किसी एलिमेंट के लिए विशेष तौर पर हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर आपको ज़्यादा फास्फोरस मिलता है लहसुन में, है ना, प्याज में। सल्फर भी होता है उनमें, ठीक है, फास्फोरस सल्फर। तो उसके बाद क्या दिया? सल्फर, ठीक है। तो फास्फोरस सल्फर दोनों के स्रोत क्या है? क्रूसीफेरी फैमिली आपने पढ़ी है। उस क्रूसीफेरी फैमिली में सल्फर पाया जाता है। क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्य में आपका सरसों, गोभी, ठीक है, पढ़े ना आपने। तो दोनों में एक विशेष तरह की स्मेल होती है कि कसैलापन होता है, वो किसके कारण होता है? सल्फर के कारण, ठीक है। तो सल्फर का स्रोत हमारे भोजन में क्रूसीफेरी फैमिली है। और ये सल्फर किस काम आती है? प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है। शरीर में जो हमारे प्रोटीन हैं वो कुल 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बने हैं। उनमें से 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। उन सल्फर के बिना वो अमीनो एसिड बनेंगे ही नहीं, और वो अमीनो एसिड जब नहीं होंगे तो उनसे बनने वाले प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो प्रोटीन के निर्माण में सल्फर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर के अंदर एक निश्चित पीएच मेंटेन करना पड़ता है। पीएच जानते हैं? जो भी लिक्विड है वो 1 से लेकर के 14 पीएच के बीच में उसका जो है एक स्थिति होती है पीएच की, जिसमें 7 न्यूट्रल पीएच होता है। सामान्य जो शुद्ध पेयजल है वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है। उससे अगर 7 से कम है पीएच तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, ठीक है। तो एसिड बेस जो बैलेंस है, अम्ल और क्षार का जो संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए सल्फर शरीर के अंदर बफर सॉल्यूशन निर्माण में काम करता है, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है? पोटेशियम, ठीक है ना। तो आपने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा होगा। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पर चलता है? न्यूरॉन्स, ठीक है ना। जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उन तंत्रिका कोशिकाओं में बाहर से कोई भी संवेदना जब आती है तो उस संवेदना के कारण सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं। बाहर की ओर सोडियम आयन क्या है? ज़्यादा है कि कम? कम भी होंगे। बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर की ओर कम पोटेशियम आयन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा पोटेशियम आयन बाहर आने की कोशिश करते हैं, सोडियम आयन अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस कारण से ये जा नहीं पाते। इसीलिए मेम्ब्रेन के पास में पोटेशियम आयन और सोडियम आयन इकट्ठे हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, कोई स्टिमुलेशन मिलता है, तंत्र की संवेदनाएं मिलती हैं, तो ये सोडियम आयन उस फोर्स के कारण अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर चले जाएंगे, और अंदर जैसे ही जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयन हैं, तो ये अंदर की ओर पोटेशियम है, ठीक है। और पोटेशियम जो है जैसे ही बाहर सोडियम कम होगा तो वो उस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम अंदर गया तो पोटेशियम आयन क्या करते हैं? बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। और सोडियम आयन अंदर क्लोराइड है ना, ये क्लोराइड की तरफ तेजी से शिफ्ट करते हैं, और बहुत मिली सेकेंड में सोडियम क्लोराइड की तरफ यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चार्ज की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये संवेदनाएं न्यूरॉन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती हैं। तो तंत्रिकीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए पोटेशियम, क्लोराइड और सोडियम तीनों का योगदान है। देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम का योगदान और हम डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूरॉन्स में आपको हमने देखा ये क्लोराइड है, ठीक है। क्लोराइड जो है ये KCl के रूप में था, अब Na अब सोडियम की तरफ चले जाएगा तो Na यहाँ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
अब पोटेशियम बाहर आएगा तो देखिए ओवरऑल ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम में है वो नेगेटिव चार्ज जो क्लोराइड की तरफ है उसकी तरफ शिफ्ट होता है और न्यूरॉन्स में टर्मिनल बटन तक ये संवेदना आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब टर्मिनल बटन में ये पॉजिटिव चार्ज जैसे पहुंचा तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं किनारे की ओर सिनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं, यहाँ से संवेदनाओं को सिनेप्टिक नॉब में के बाद ये सिनेप्टिक लेफ्ट होता है जहाँ पर ये रिक्त स्थान है, यहाँ बाहर की ओर संवेदनाएं सिनेप्टिक लेफ्ट के माध्यम से अगले न्यूरॉन में पहुँचा दी जाएंगी। ठीक है ना, तो क्लोराइड और पोटेशियम का उपयोग आपको समझ आ गया। ठीक है, इसके अलावा सोडियम और क्लोराइड यानी NaCl ये शरीर के अंदर साल्ट की मात्रा को मेंटेन करता है। शरीर के अंदर सोडियम क्लोराइड क्या करता है, लवण की मात्रा को मेंटेन करता है। अगर शरीर के अंदर साल्ट पर्याप्त मात्रा में होगा, ये तो हमें न्यूरॉन्स में कंडक्शन समझ में आ गया, यानी इधर पर आपको पोटेशियम का भी रोल समझ में आ गया, क्लोराइड का भी समझ में आ गया। अच्छा, पोटेशियम के बारे में ये तो हमने बता दिया। पोटेशियम से और कोई उपयोग है और कहीं पर पढ़ा है आपने? पोटेशियम नहीं पढ़ा। पोटेशियम भी अम्ल क्षार के संतुलन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद आप क्लोराइड देख लीजिए। क्लोराइड के बारे में हमने क्या बताया था कि क्लोराइड का पहला काम तो यही है कि न्यूरॉन्स में संवेदनाओं को संवहन में सहायता कर रहा है। दूसरा हमने बताया था क्लोराइड हम लेते हैं सोडियम के साथ NaCl नमक के रूप में। ठीक है, और ये NaCl आपने जब उत्सर्जन की एक्सक्रीशन की प्रोसेस पढ़ी होगी तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस से पढ़ा होगा कि ये जो नेफ्रॉन है, इन नेफ्रॉन में यहाँ से Na और Cl ग्लोमेरुलस से वोल्स कैप्सूल में क्षरण किया जाता है। अब ये अगर क्षरण के बाहर निकल जाए तो शरीर के अंदर साल्ट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो एसेंडिंग लिम्ब में सोडियम और क्लोराइड आयन तेजी से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है ये उसमें फिर से रीअब्जॉर्ब करके शरीर के अंदर साल्ट की मात्रा को मेंटेन किया जाता है। और ये साल्ट की मात्रा को मेंटेन करने का काम मिनरेलो-कार्टिकॉइड हार्मोन करता है। साल्ट अगर पर्याप्त मात्रा में होगा तभी यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा, H2O जल का अवशोषण तभी हो पाएगा जब साल्ट ब्लड में पर्याप्त मात्रा में होंगे। अगर साल्ट की कमी हो जाएगी यानी क्लोराइड और सोडियम की कमी हो जाएगी तो शरीर में जल की भी कमी हो जाएगी और जल की कमी हो जाने पर डिहाइड्रेशन, डिमेंशिया और लंबे समय में डायरिया के कारण डेथ भी हो जाती है। ठीक है, लंबे समय में आप देखते हो पुराने समय में डायरिया एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, कॉलरा बोलते थे। कॉलरा में क्या होता था, लूज मोशन हुए और लूज मोशन के कारण शरीर का जो पानी है वो घट गया और ऐसे में डेथ हो जाती थी। तो उस स्थिति से बचाने के लिए ORS दिया जाता है या नमक चीनी का घोल कहते हैं ना, तो ये नमक जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगा तो साथ में जल का अवशोषण बढ़ जाएगा और शरीर के अंदर जल की मात्रा को संतुलित करने में ये सोडियम और क्लोराइड दोनों सहायता करते हैं। सर जो बोतल चढ़ा जाए तो इसमें हाँ यही होता है, सिर्फ सैलाइन सॉल्यूशन होता है और कुछ नहीं है। ग्लूकोज कुछ नहीं है, ग्लूकोज की बोतल अलग होती है, ये साल्ट होते हैं जो बस और कुछ नहीं है। जो पानी है सोडियम क्लोराइड मिला हुआ और साल्ट होते हैं, उसमें खींच के 20 रुपए की बोतल आती है और जो चढ़ती है वो कितने की 150 की है ना, तो उसमें कुछ नहीं होता। आप सामान्य तौर पर हाँ, लेकिन इसलिए देना जरूरी होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग नई जो एजुकेशन आई शिक्षा के साथ में बहुत सारी जानकारी, हम नमक और पानी डायरेक्ट लेना चाहते हैं लेकिन शरीर की एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन होता है तो शरीर उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता, वोमिटिंग हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम डायरेक्ट ब्लड में ले लेते हैं तो शरीर की आंतरिक स्थिति सुधर जाती है और हमें तब तक इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करने के लिए समय मिल जाता है। ठीक है ना, तो हमें तत्काल जो इमीडिएट लूज मोशन हो रहा है अगर पानी दे रहे हैं तो उससे बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम बॉटल को सीधे ब्लड में पानी और साल्ट पहुंचा दें। तो पानी की कमी और साल्ट की कमी से होने वाली जो शिकायत है वो उससे हम बच जाते हैं और बाकी फिर इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट हम अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो सोडियम क्लोराइड
इन दोनों के फंक्शन क्लियर हो गए। इसके अलावा अगला क्या है आपका? मैग्नीशियम। सर सोडियम क्लोराइड उसमें यूजफुल होता है, इसमें ब्लड प्रेशर को कंटेन करता है। हाँ, वो ब्लड प्रेशर पानी से ही तो है ना। हमने क्या बताया, जब साल्ट पर्याप्त मात्रा में होगा तो पानी का अवशोषण भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। जब पानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगा तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, पानी ही तो ब्लड का प्रेशर बना रहा है, और पानी जब बैलेंस हो जाएगा साल्ट की उपस्थिति से तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। अगर ये साल्ट ज़्यादा मात्रा में है तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, अगर साल्ट कम मात्रा में है तो पानी का अवशोषण घट जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर होगा। बात समझ आ गई? ये साल्ट अगर आपके ब्लड में ज़्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो ब्लड का प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। जगह वो फिक्स है और उसमें पानी ज़्यादा आ गया तो पानी ब्लड में जाएगा और ब्लड का फोर्स बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने और घटने के पीछे ये साल्ट है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड ये दोनों जो है बहुत ज़रूरी है शरीर के बीपी को मेंटेन करने के लिए। अगर बीपी डिस्टर्ब होता है तो पैरालिसिस, स्ट्रोक आपको देखने को, तिलक हुआ की शिकायत देखने को मिलती है। तो उससे बचने के लिए साल्ट का बैलेंस जरूरी है। कभी कभी लो बीपी की शिकायत होती है, डॉक्टर सलाह देते हैं आप नमक ज़्यादा खाइए। जो हाई बीपी वाले हैं उनको कहते हैं नमक कम खाइए। तो ओवरऑल ये बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आपका इस लिस्ट में कैल्शियम नहीं लिखा है ना, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हाइड्रोजन कार्बन। हाँ, अभी वो तो ठीक है, लिख लेंगे। हाइड्रोजन कैल्शियम। अच्छा, अब देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम तो अभी डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नीशियम का रोल मालूम है आपको? विज्ञान के सक्रिय करें। फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस में तो हम लोग वो बॉटनी में फोटोसिंथेसिस में मैग्नीशियम का रोल है, और समान तौर पर आपके एंजाइम्स के निर्माण में काम आता है मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद आयरन आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा मुख्य योगदान इसका हीमोग्लोबिन का निर्माण। दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज जितने भी हैं साइटोक्रोम, तो वो सब आयरन से बने होते हैं। कॉपर और आयरन। ठीक है, तो कॉपर अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ट्रेस एलिमेंट में होता है। तो कॉपर और आयरन ये दोनों जो है सेलुलर रिस्पायरेशन में सहायता करते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब एटीपी के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ एंजाइम से उनको सक्रिय करने में सहायता करते हैं। ऑक्सीडाइज स्टेज को रेड्यूस स्टेज में, रेड्यूस को ऑक्सीडाइज स्टेज में चेंज करने में ये आयरन और कॉपर का काम होता है। फिर आयोडीन मालूम है कितना महत्वपूर्ण है आपको? आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंघा रोग होते हैं की शिकायत देखने को मिलती है। आयोडीन वास्तव में थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा आयोडीन से बनता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन में T3 और T4 ये होता क्या है, T1, T2, T3 और T4 मोनोआइडोथायरोनिन, डाईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। जब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है, 20% आपका T3 और 40% T4 ये मिलकर बनाते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। शरीर में भोजन के पाचन, विखंडन की प्रक्रिया, ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सबके विखंडन की प्रक्रिया और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रमोट करने में थायरॉक्सिन हार्मोन का योगदान है। आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, सामान्य जो भोजन के पाचन की क्रिया है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है, सोचने समझने और देखने की जो क्षमताएं हैं, उन सबको थायरॉक्सिन मेंटेन करता है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगी, खाना तेज़ी से डाइजेस्ट होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा तो ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकावट, सब ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। एनर्जी लेवल बढ़ने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर तो हार्ट तेजी से काम करेगा ना, तो उसी तरह बेचैनी हो रही है। बेचैनी जो शब्द यूज कर रहे हैं हम, हार्ट जब बात तेजी से पंप करेगा, चूंकि हार्ट को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो उससे क्या होगा, बेचैनी होगी। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो भोजन लिया है वो परजला फाइट के रूप में डिपॉजिट होता जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो कुशिंग सिंड्रोम होता है ना,
पता चला फैट इधर ऊपर में, यहाँ पर कंधे के पीछे फैट जमा हो गया, थिकनेस आ गई, मोटापा बढ़ गया, उसका कारण क्या है? थायरॉक्सिन कम है। तो शरीर में भोज्य पदार्थों का विखंडन धीमा हो जाएगा, उसका उपयोग कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। तो ठंड लगना, कमजोरी, सुस्ती, काम करने की क्षमता में कमी, सोचने समझने की क्षमता में कमी, ये सब क्या होगा? एनर्जी लेवल के कम होने के साथ आने वाली शिकायतें किससे होंगी? थायरॉक्सिन की कमी से। और ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा, ओवर सेंसिटिविटी, चिड़चिड़ापन, ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा थकावट, ज़्यादा एनर्जी लेवल, ज़्यादा गुस्सा करना, ये सब क्या एनर्जी लेवल ज़्यादा होने से होगा ना। तो दोनों को बैलेंस करने का काम थायरॉक्सिन करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। और थायरॉक्सिन किससे बना है? आयोडीन से। तो आयोडीन का यूज समझ में आ गया आपको? सर जैसे हाँ। कोई रोज आयोडीन नमक का यूज करता हो तो उसके नहीं, देखिए अपने यहाँ ज़्यादा नहीं हो जाता वो? अपने यहाँ आयोडीन, वहाँ ये दिक्कत है। आयोडाइज्ड नमक का जो प्रचलन शुरू किया गया वो तब शुरू किया गया जब गोइटर जैसे रोग की जानकारी हुई। लेकिन अपने क्षेत्र के पानी में आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा नहीं। बाहरी क्षेत्र के जलों में आयोडीन की कमी की शिकायत कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए उन क्षेत्रों में इंडेमिक गोइटर होता है कि निश्चित क्षेत्र विशेष में ही गोइटर होता था। तो उस पर्पज से आयोडाइज्ड नमक शुरू किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई गोइटर की शिकायत अपने यहाँ सामान्य तौर पर नहीं थी। तो हमारे लिए सामान्य सादा नमक ही ठीक था। और अगर कहीं कोई शिकायत थायरॉक्सिन के डिसबैलेंस की होती है तो आप आयोडाइज्ड नमक लेना चाहिए। तो आजकल जो थायरॉक्सिन का डिसबैलेंस हो रहा है उसका कारण आयोडाइज्ड नमक हो सकता है। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी, हालांकि बॉडी में अपने आप कोई चीज़ें जैसे विटामिन हैं, साल्ट है, जब ज़्यादा होते हैं तो किडनी छान करके उनको अलग कर देती है। तो अपने आप हमारे यहाँ एक ऑटो रेगुलेशन है शरीर का, तो उस कारण से उसको फिल्टर करके निकाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ असर होता है। अगर आप आपकी पानी में, भोजन में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में है और आप साल्ट के रूप में ज़्यादा ले रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा। ठीक है, कम ले रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म को धीमा करेगा। ठीक, इसके बाद क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम तो आपको पता है, बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम से। सभी बोन्स और कार्टिलेज में कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम शरीर को, बोन्स को मजबूत करने, शरीर को दृढ़ता प्रदान करने, शरीर की लंबाई में वृद्धि करने, मजबूती देने और पूरे शरीर को एक निश्चित शेप देने में बोन्स के विकास हेतु कैल्शियम अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, जब मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उन मसल्स के बीच में एक आपने पढ़ी होगी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अगर पढ़ी हो, मसल्स में एक्टिन और मायोसिन दो फाइबर होते हैं और दो प्रोटीन होते हैं। तो ये एक्टिन फिलामेंट जो है में इस पर होते हैं और जब इस ये मायोसिन से जुड़ते हैं, एक्टिन है मायोसिन है, तो जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के दौरान ये इस पर ऐसे सीधे होकर के ऊपर जुड़ जाते हैं। एटीपी खर्च होता है। तो ये जो मूवमेंट है ये किसकी सहायता से हो रहा है? कैल्शियम की सहायता से एटीपी खर्च होती है और ये इस पर ऊपर जाकर के जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद इस मायोसिन फिलामेंट को अंदर की ओर खींच देते हैं, जिससे क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का योगदान है, बोन्स के विकास में कैल्शियम का योगदान है, टीथ के डेवलपमेंट में कैल्शियम का योगदान है। ठीक है, बहुत सारी बोन्स आपने देखी होंगी शिशु अवस्था में, जैसे बेन यहाँ पर एक गड्ढा सा होता है, बहुत सॉफ्ट सा गड्ढा होता है, मुलायम सा, वो कार्टिलेजिनस बोन होते हैं शुरू में। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता चला जाता है और वो बोन्स हार्ड रहती है। ऐसे देखा होगा बच्चों को जो है जिसकी नाक कम लंबी है, मालिश में नाक खींच के उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में ये बोन्स कार्टिलेजिनस बोन है। कार्टिलेजिनस बोन में इलास्टिसिटी है, जब कैल्शियम जमा हो जाएगा तो फिर वो हार्ड हो जाएगी। तो उस स्टेज में आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का योगदान हो गया आपका, ये हो गया आपका माइक्रो एलिमेंट्स। उसके बाद है ट्रेस एलिमेंट्स। सर कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है हड्डियों में? हाँ, कैल्शियम फास्फेट के साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, टीथ, हाँ फास्फेट टीथ में है और कार्बोनेट के रूप में बोन्स में है। देखिए कार्बोनेट के रूप में आपके ब्लड में भी है,
ब्लड में कार्बोनेट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उनके हम लोग एक अलग से बफर टॉपिक आता है, इस पर डिस्कस कर लेंगे कौन किस पार्ट में काम कर रहा है। हम सिर्फ अभी एलिमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेस एलिमेंट जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, उसमें पहला है जिंक, ठीक है। तो जिंक के बारे में आपको पता होगा, जब भी कभी आपको भूख कम होती है तो डॉक्टर मल्टीविटामिन विद जिंक जो सिरप देते हैं, मल्टीविटामिन जिंक युक्त सिरप देते हैं। हाँ, जिंक विद टैबलेट भी आती है। तो जिंक क्या करता है, एंजाइम्स को सक्रिय करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तेज करता है, जिससे पाचन की क्रिया तेज होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉपर। कॉपर का योगदान आपको मालूम है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉपर है नहीं, सेलुलर रिस्पायरेशन में कॉपर काम कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कॉपर रिस्पायरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, जैसे हम लोगों में आयरन रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, वो कुछ जंतुओं में कॉपर रिस्पायरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीजन को पकड़ करके और कोशिकाओं तक पहुंचाने में रिस्पायरेटरी पिगमेंट की तरह कॉपर काम करता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको फ्लोराइड किस रूप में चाहिए, टीथ में, है ना, टीथ के विकास में। और क्या काम है फ्लोराइड, मुख्य रूप से टीथ के विकास में सहायता करता है। फिर मैग्नीज क्या है, एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायता करता है। इसके बाद कोबाल्ट है, आपको मालूम है, साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 के निर्माण में सहायता करता है, और कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में कोबाल्ट भी सहायता करता है। और उसके बाद सिलेनियम का उपयोग कौन बताएगा भाई? हाँ, मीडियास में सिलेनियम भी एंजाइम्स को सक्रिय करने में भी सहायता करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करने में ये अलग अलग तरीके से सहायता करता है। सिलिकॉन सॉरी सिलेनियम करें, सिलिकॉन ऐसा ही हुआ है ना, सिलिकॉन सही है। तो देखिए, ये जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स हैं और विटामिन्स, ये बैलेंस अगर हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो हम ले रहे हैं उनकी मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से चलती रहती है, भोजन के पाचन की क्रिया आसान हो जाती है, और ये शरीर के अंदर जो सामान्य मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी संतुलित रूप से चलती रहती है। इनका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें डाइट में वेरिएशन की ज़रूरत होती है। डाइट में विभिन्न तरह के मिसलेनियस फूड, जैसे आप दाल लेते हैं तो दाल में आपको अलग अलग दिन अलग अलग दाल, मसूर, एक दिन चना, एक दिन अरहर, एक दिन मूंग, एक दिन उड़द, एक दिन राजमा, ठीक है। इस तरह से दाल में अलग अलग अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं और साथ में मिनरल्स भी मिल जाते हैं। अनाज में गेहूँ हम लेते हैं, लेकिन गेहूँ के साथ में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो, कुटकी और रागी तो अब खत्म हो गए, लगभग कोई नहीं यूज़ करता, लेकिन ज्वार, बाजरा, मक्का तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं ना। तो अनाज में भी हम जब अगर वेरिएशन लेंगे तो बहुत सारे मिनरल्स हमें उन मोटे अनाज में मिल जाते हैं जो सामान्य रूप से गेहूँ से हमें नहीं मिल पाते। जौ भी एक बहुत अच्छा जो है उसका सोर्स है, ठीक है। तो फिर हमने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनकी मेटाबॉलिज्म में आपके लिए विटामिन और मिनरल्स का एक निश्चित संतुलन होना जरूरी है। अगर ये बैलेंस है तो आप ये जो बीमारियां हम बताएंगे, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी बताएंगे, कितनी बीमारियां हो गई, 2, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लगभग 25 तरह की बीमारियां हमने सिर्फ बता दी विटामिन की कमी से, ठीक है। ऐसे मिनरल की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। जैसे आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से गोइटर, न सिर्फ गोइटर, आयोडीन की कमी से कई तरह की डिजीज हैं। अगर आयोडीन कम है तो वेट बढ़ेगा, मोटापा, आयोडीन ज़्यादा है तो वेट लॉस, दुबले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। कुशिंग सिंड्रोम, बहुत सारी शिकायतें हैं आयोडीन की कमी से।
कैल्शियम कम है तो आपको मालूम है कैल्शियम की कमी से कौन से कमजोर होना, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलाइसिस वगैरह बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सभी डिजीज़ जो है अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 50 तरह की समस्याएं हमारे शरीर में ऐसी हैं जो सिर्फ डाइट के डिसबैलेंस होने से होती हैं। इसलिए मिनरल्स, विटामिन्स का अपने डाइट में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।